हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमको पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जहां पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को लेकर कुछ सवाल पैदा हुए हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ आर्टिकल, जिसमें मिस्टर अर्जुन सुब्रमण्यम, जो हमारे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रहे हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट हैं एक्सीलेंस इन नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यूक्रेन के इन्वेजन को देखते हुए इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंडिया को अपनी रणनीति में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और आने वाले समय के हिसाब से उसको कुछ कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर हमको एक और आर्टिकल देखने को मिलता है द हिंदू में, जहाँ पर मिस्टर चिन्मय आर घरीकरण बोलते हैं कि यूक्रेन के वॉर के चलते इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर कुछ चैलेंजेस आए हैं और उसके हिसाब से इंडिया को आने वाले समय में अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ अपग्रेड करने चाहिए, जिसके तहत हम फ्यूचर में रेडी रहें किसी भी मेजर क्राइसिस के लिए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या मेजर चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिसेंट सिनेरियो में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पर हम इंडिया के एस्पिरेशंस यानी कि इंडिया किस तरफ बढ़ना चाहता है उसको भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया ये सब कैसे अचीव कर सकता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्या मेजर चैलेंजेस हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अफगानिस्तान क्राइसिस में जहाँ पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इंडिया की टेंशन्स बढ़ जाती हैं क्योंकि उसके नेबरहुड में अब आतंकवाद की गतिविधि बढ़ने की संभावना है, जहाँ पर पाकिस्तान और तालिबान मिलकर इंडिया के लिए कुछ ट्रबल पैदा कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम देखते हैं यूक्रेन की क्राइसिस में इंडिया की डिप्लोमेसी को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया का रशिया बहुत अच्छा दोस्त रहा है, इसलिए इंडिया यहाँ पर आउटराइटली जाकर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री का मतलब है कि इंडिया और चाइना की जो रणनीति है अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वहाँ पर चाइना इंडिया से कुछ कदम आगे दिखाई देता है, इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ चैलेंजेस पैदा होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चाइना अपनी रणनीति के तहत हाइब्रिड वॉरफेयर और ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर और ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। हाइब्रिड वॉरफेयर ऐसा वॉरफेयर होता है जहां पर मिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकते हैं, पैरामिलिट्री ऑपरेशन भी हो सकते हैं और साथ साथ सिविलियंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी भी कंट्री को घेरा जा सके। और दूसरी तरफ ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट एक रणनीति होती है जहां पर इस बात पर भरोसा किया जाता है कि हम दूसरी कंट्री को पुश करेंगे मगर इतना पुश नहीं करेंगे कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट हमने इंडिया और चाइना के बीच देखी है डोकलाम प्लेटू पर, और पिछले साल हमने एक क्राइसिस देखी थी पोंगसो लेक के आसपास। तो यहाँ पर हम देखते हैं चाइना ने किस तरीके से इन स्ट्रेटेजीज का यूज़ किया है जिससे वो इंडिया पर लगातार प्रेशर बना सकता है। एक और चैलेंज की बात करें हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो वो है रशिया और चाइना के बीच की क्लोजनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा है कि इंडिया और रशिया काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशंस काफ़ी स्पेशल हैं, काफ़ी यूनिक है। मगर यहाँ पर इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना इस वक्त रशिया के बहुत क्लोज जा रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस में भी चाइना ने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पर, जो दिखाता है कि चाइना और रशिया इस वक्त कितने क्लोज आ चुके हैं और ये क्लोजनेस इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा है कि चाइना और पाकिस्तान भी काफ़ी क्लोज आए हैं और पाकिस्तान समय समय पर चाइना का फेवर करता है, चाइना के इशारों पर काम करता है और इस वजह से इंडिया को काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है और ये दोनों कंट्रीज़ कभी भी मिलकर इंडिया के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती हैं और तब इंडिया को काफ़ी सीवियर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने देखा अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज़ तो इंडिया के लिए चैलेंज हैं ही, मगर रिसेंटली हम देखते हैं नेपाल ने भी बॉर्डर डिस्प्यूट उठाया है और यहाँ पर भी कुछ एरियाज़ को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, हमको म्यांमार की तरफ से रोहिंग्या क्राइसिस देखने को मिलती है जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर हमको श्रीलंका में चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी देखने को मिलती है, जहाँ पर श्रीलंका इस वक्त चाइना के कर्जे में दबता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का नेबरहुड बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है इस वक्त और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके आस पड़ोस में शोर होगा तो आप शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है इंडिया के लिए। और यहाँ पर अगर हम एक और मेजर
फॉरेन पॉलिसी चैलेंज की बात करें तो वो ये है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है पिछले कुछ सालों से, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ इंडिया सिक्योर नहीं कर पा रहा है। इंडिया ने समय समय पर यूएन में रिफॉर्म्स की बात उठाई है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएन के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं आया है जब से उसकी स्थापना हुई है। और क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसी वजह से इंडिया को यहाँ पर रशिया की मदद लेनी पड़ती है कुछ मेजर क्राइसिस में। ये सब कुछ मेजर इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिसेंट सिनेरियो को। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये बात उठाई है कि इंडिया की कैपेबिलिटी, इंडिया की क्षमता तो काफ़ी बड़ी है, मगर इंडिया में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी कि रणनीति को लेकर कुछ कमियां हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया काफ़ी सेफ प्ले करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और इस वजह से इंडिया के हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। यहाँ पर यह पॉइंट उठाया जा रहा है कि रशिया ने रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है और इस वजह से इंडिया पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया को ये बात नोट करना चाहिए कि पुतिन एक स्ट्रांग मैन की तरह दिखना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, और इस वजह से अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और यही कुछ सिनेरियो हमको इंडिया चाइना के बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग भी अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि रशिया के यूक्रेन इन्वेजन की वजह से चाइना भी ऐसा कुछ कदम उठा सकता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के खिलाफ। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने यह पॉइंट भी उठाया है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कमी होने की वजह से ही आज वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया पर प्रेशर बना रही हैं, और यहाँ पर इंडिया को यूएसए और यूरोपियन देशों द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कुछ हद तक। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया ने इस वक्त नॉन अलाइनमेंट की बात करी, मगर फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये बात उठाई कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों से एक्टिवली पार्ट नहीं लिया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्रीज़ के साथ। तो ये बताता है इंडिया कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इंडिया ने अपने पुराने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल की बात करी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये रिसेंट सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर सवाल उठाए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया के एस्पिरेशंस को, इंडिया की आकांक्षाओं को। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंडिया को यहाँ पर चाइना को रोकना है। इस वक्त चाइना जो अपनी हेजीमोनिक एस्पिरेशन के साथ, यानी कि चाइना जो अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा है साउथ एशिया में और पूरे वर्ल्ड में, उससे इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं खतरा है। इसलिए इंडिया को यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत है कि वो कुछ रास्ता निकाले जहाँ पर वो चाइना को रोक सके। और यहाँ पर इंडिया अपने नेबरहुड को ट्रबल फ्री चाहता है। यहाँ पर इंडिया ये होप करता है कि इंडिया के नेबर्स के साथ इंडिया का कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो और इंडिया साउथ एशियन देशों को लीड करे। यहाँ पर इंडिया के लिए और इंडिया के नेबर्स के लिए इंडिया यही बात उठाता है कि हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस से ही इंडिया के और इंडिया के नेबर्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसलिए यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इंडिया के फेवर में बात करें, तभी जाकर इंडिया एक मेजर रिफॉर्म ला पाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलने से फ्रेंड्स, इंडिया का जो लीडिंग पावर बनने का सपना है वो पूरा हो पाएगा, और उसके बाद इंडिया रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर पाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बनाता है, जिससे वो अपनी कंट्री के फंडामेंटल एम्स को हासिल कर पाए और साथ साथ प्रोटेक्ट कर पाए अपनी सिक्योरिटी को, ऑटोनॉमी को, और अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा पाए, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ा पाए और अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर रिकॉग्नाइज कर पाए। तो यही एस्पिरेशन है इंडिया की। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं किस तरीके से इंडिया ये सब चीज़ें अचीव कर सकता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपने इरादों के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करना चाहिए, तभी इंडिया की स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी में और प्रोएक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन लिया था, उसी तरीके से इंडिया को और भी इश्यूज़ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी में रिफॉर्म कर सकता है अगर इंडिया और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों को इन्वॉल्व करे और अपनी स्ट्रेटेजी और मिलिट्री थिंकिंग में कुछ चेंज लाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको चाइना का एग्जाम्पल देखना चाहिए, जहाँ पर चाइना के दो कर्नल्स ने 1999 में एक बुक पब्लिश की थी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका, जहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने चाइना को ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट और हाइब्रिड वॉरफेयर के आइडियाज़ दिए थे। और फिर हम देखते हैं कि चाइना ने इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करा इंडिया के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ और जापान के खिलाफ भी।
सिमिलरली रशिया की भी गेरासिमोव डॉक्ट्रिन है और ये डॉक्ट्रिन का कहना है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ हमको मिलिट्री के साथ साथ नॉन मिलिट्री मीन्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीनियर लीडर्स को इंडिया की फ्यूचर प्रॉब्लम को लेकर और ज़्यादा समय सोच विचार करना चाहिए। यहाँ पर इंडिया की जो नॉलेज सोसाइटी है उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिबेट में। यहाँ पर इंडिया के फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी और चाइना एक्सपर्ट विजय गोखले जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी अपनी किताब में, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मिलिट्री पावर के साथ साथ इंटेलेक्चुअल पावर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में उनका कहना था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इंटेलेक्चुअल पावर से ज़्यादा डरती है क्योंकि चाइना को पता है कि इंटेलेक्चुअल पावर से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की अथॉरिटी कम हो सकती है और उसके एग्जिस्टेंस को भी खतरा आ सकता है। और लास्ट में फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स का कहना है कि विजडम और निम्बलनेस का साथ साथ यूज़ करना चाहिए इंडिया को। विजडम एक तरफ एज, एक्सपीरियंस और सिविलाइजेशन फोकस लाता है जो रणनीति बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है, और साथ में अगर हम यूथ की थिंकिंग जो फेयरलेस होती है उसका भी इस्तेमाल करें तो हम एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक्सपर्ट्स ने उठाई हैं जिसके तहत इंडिया अपनी रणनीति को बदलकर आने वाले समय में एक राइजिंग पावर और लीडिंग पावर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस को और उसके सॉल्यूशंस को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।